तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप्स। तो द सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशनशिप कैन बी स्टडी अंडर थ्री हेड्स। तो तीन हेडलाइंस के अंदर हम सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप्स में डिस्कस करेंगे। पहला है लेजिस्लेटिव रिलेशन, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, तीसरा है फाइनेंशियल रिलेशन। द लेजिस्लेटिव रिलेशन आर्टिकल 245 to 255 in part 11 of the constitution deal with the legislative relation between center and state। अब देखिए बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 245 से लेकर 255 पार्ट 11 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डिस्कस करता है लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप के बारे में। तो दोस्तों अंडर लेजिस्लेटिव रिलेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। अब यहाँ पे टेरिटोरियल वर्ड का मतलब है, देखिए पार्ट ऑफ कंट्री दैट इज कनेक्टेड टू लैंड एंड एरिया, मतलब ओवरऑल ज्योग्राफिकल एक वर्ड में कहा जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पॉइंट है, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी एंड एनी पार्ट ऑफ द एरिया। अब देखिए पार्लियामेंट को राइट दिए गए हैं कि वो लॉ बना सकता है पूरे कंट्री पे, जिसमें टेरिटरीज आती हैं इंडिया की, यूनियन टेरिटरीज आती हैं, स्टेट्स आते हैं एंड और जैसे जैसे टाइम बीतने के साथ जो जो इंडिया के अंदर शामिल होगा। सेकंड, अ स्टेट लेजिस्लेटर कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द इंडिया, आउटसाइड द स्टेट। देखिए अब स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है अपने स्टेट की सीमाओं के अंदर, एंड द लॉ मेड बाय स्टेट इज नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट। अब देखिए जो स्टेट लॉ बनाता है, कंट्री के अंदर स्टेट होता है और स्टेट लॉ बनाता है वो एप्लीकेबल होता है विद द लिमिट्स ऑफ द स्टेट, सीमाएं स्टेट की, एक्सेप्ट व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट कनेक्शन बिटवीन सेंटर एंड द ऑब्जेक्ट। और वहां पे लागू होता है जहां पे स्टेट और ऑब्जेक्ट का कनेक्शंस होते हैं। तो दोस्तों लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स के लेजिस्लेटिव ना 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 तो दोस्तों लेजिस्लेशन रिलेशन के अंदर ही अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा सेकंड पॉइंट है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। किस प्रकार से लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स को बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इनरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। अब पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो लॉ बना सकता है जो भी सब्जेक्ट मेंशन होते हैं यूनियन लिस्ट में। अब यूनियन लिस्ट में नाम अब पॉइंट आता है कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट मेंशन है। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो यूनियन लिस्ट में ओवरऑल 97 सब्जेक्ट्स मेंशन है, जैसे कि डिफेंस हो गया, बैंकिंग से रिलेटेड हो गया, एक्सटर्नल अफेयर से हो गया, एक कंट्री और दूसरे कंट्री के रिलेशनशिप से रिलेटेड हो गया, है ना, इंटर स्टेट दो स्टेट के बीच के ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड हो गया और एक्सेट्रा। सेकंड, द स्टेट लेजिस्लेचर in normal circumstances exclusive power to make laws with respect to any matters enumerated in the state list। अब अगर स्टेट के लेवल में बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक नॉर्मल कंडीशन में पावर्स होती है कि वो लॉ बना सकता है जो भी सब्जेक्ट मेंशन है स्टेट लिस्ट में। अब स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स होते हैं, ये रिलेटेड होते हैं पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक की हेल्थ से, और लोकल गवर्नमेंट कैसे गवर्न करती है, और लोकली मार्केट, थ्रेटर्स, और वहां पे गैम्बलिंग्स एंड सो ऑन। तो दोस्तों अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में डिस्कस करें तो आर्टिकल 256 से लेकर 263 पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट। अब देखिए इसमें भी कुछ सब पार्ट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सेंटर और स्टेट में। The executive power has been divided between center and state on the line of distribution of legislative power except in few cases। अब जैसे लेजिस्लेटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वैसे ही हमारे स्टेट में और सेंटर में एग्जीक्यूटिव पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कुछ केसेस में अलग है। पहला, टू द मैटर्स ऑन विच पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन। अब वही मैटर जहां पे पार्लियामेंट हैविंग एन स्पेशल और लेजिस्लेटिव एक्सक्लूसिव पावर है लेजिस्लेशन के लिए। सेकंड, टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ अथॉरिटी एंड jurisdiction any treat or agreement executive power of a state territory in respect of which the state legislative exclusive power of legislature। अब देखिए कोई भी राइट और कोई भी jurisdiction और ट्रीटी क्या एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन का प्रयोग करता है स्टेट लेजिस्लेचर।
तो दोस्तों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस की तीसरी और लास्ट हेडिंग, दैट इज फाइनेंशियल रिलेशंस। अब आर्टिकल 268 से लेकर 293 पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है हमारा सेंटर और स्टेट की फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स, और इसके दो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं और टॉपिक्स हैं। पहला एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर एंड दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। अब इसके बारे में इंडिविजुअली हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलोकेटिंग ऑफ टैक्सिंग पावर। द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लीवी टैक्सेस ऑन द सब्जेक्ट इनरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। अब देखिए, एलोकेटिंग मतलब होता है धनराशि का बंटवारा करना। अब पार्लियामेंट के बाद स्पेशल पावर होती है और एक्सक्लूसिव पावर होती है, दे कैन कलेक्ट द टैक्सेस ऑन द सब्जेक्ट मेंशन ऑन द यूनियन लिस्ट। अब बात आती है यूनियन लिस्ट में ओवरऑल 13 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसी प्रकार से हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टेट लेजिस्लेचर हैज आल्सो स्पेशल राइट्स और एक्सक्लूसिव पावर जस्ट लाइक द पार्लियामेंट, दैट दे कैन कलेक्ट द टैक्सेस ऑन द सब्जेक्ट न्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। और स्टेट लेजिस्लेचर भी पार्लियामेंट के जैसे ही टैक्स कलेक्ट कर सकता है जो कि सब्जेक्ट मेंशन है स्टेट लिस्ट में, और स्टेट लिस्ट में 18 सब्जेक्ट मेंशन है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिव्यू किस प्रकार से अब बांटा जाएगा। अब इसमें दो अमेंडमेंट आते हैं, 18 अमेंडमेंट एंड 101 amendment. 18th amendment was enacted to give the effect of the recommendation of 10th finance commission. देखिए, 18th amendment तब लागू किया गया जब 10th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया। अब जो 10th फाइनेंस कमीशन थी, क्या इसमें कहा गया कि जितने भी इनकम होगी सेंटर की उसमें से 29% स्टेट को दी जाएगी। इसी को कहा गया अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन, नाम जरूर याद रखिएगा। और ये कब लागू की गई, ये 1 अप्रैल 1996 को लागू कर दी गई। अब हमारा जो सेकंड अमेंडमेंट है वो 101 अमेंडमेंट एक्ट, और इसने एक नया रास्ता दिखाया न्यू टैक्स स्कीम का, जिसको कहते हैं जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। According to the amendment, the current taxing power upon the state legislature can make GST on every transaction of essential services or both and transaction or both। अब देखिए 101 अमेंडमेंट एक्ट के दौरान ये स्टेट लेजिस्लेचर को जीएसटी लगाना पड़ेगा इसेंशियल आइटम और सर्विसेज दोनों पर ही। तो दोस्तों धन्यवाद मेरी वीडियो को अभी तक देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों राधे राधे।